हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोग के सामने एनसीईआरटी बुक क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5। ये आज का टॉपिक है संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का क्या कामकाज है, संस्था क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संस्था क्या है। पहले से संस्था के बारे में जानते हैं। तो संस्था सामाजिक समूह की कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। सामाजिक समूह की जो कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या व्यवस्था होता है, उसी को हम संस्था कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम सभी समितियों का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ समितियों के कार्य करने के कुछ सामान्य नियम तथा कार्य प्रणाली को भी तय करते हैं। समिति को निर्माण तो करते ही हैं, और समिति को चलाने के लिए कुछ समान नियम होता है और कार्य प्रणाली को भी तय करना होता है, जिससे हम समान नियम को बनाते हैं और कार्य प्रणाली भी तय करते हैं। तो जब इन नियमों को अस्थायी रूप दिया जाता है और यह कार्य प्रणाली या कार्य विधि समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तब इस नियम एवं कार्य प्रणालियों को ही हम संस्था कहते हैं। यानी यह कार्य प्रणाली जो बनाया जाता है और जो नियम बनाया जाता है, कार्य करने की जो विधि बनाया जाता है, इस विधि को और इस प्रणाली को समाज द्वारा जब अपना लिया जाता है, तब इस नियम एवं कार्य प्रणाली को ही हम संस्था कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं इस चैप्टर से कुछ पॉइंट को। सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद सुलझाए जाते हैं। संस्था के बारे में हम लोग जाना कि अगर कोई भी नियम या कार्य प्रणाली बनाया जाता है और उस नियम या कार्य प्रणाली को अगर समाज अपना लेती है, तो इसी को ही हम संस्था कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय भी एक संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच वाद विवाद को सुलझाया जाता है। नागरिक और सरकार के बीच का जो वाद विवाद होता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय में संस्था सुलझाया जाता है, इसलिए इसे हम सर्वोच्च न्यायालय को एक संस्था भी कह सकते हैं। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। देश के विभिन्न स्तर पर जो अदालत है, उसी को हम सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं, क्योंकि अदालत में ही न्याय मिलता है, इसीलिए न्यायपालिका इसको कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ही देश में जितने सभी प्रकार के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। यानी जो भी लोकतंत्र से प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं, उनका वह संसद में जा करके अपना संसद में जा करके कानून बनाते हैं। तो लोकतांत्रिक लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहते हैं, क्योंकि जनता के चुनाव के द्वारा ही यह तंत्र बनता है। इसलिए बिना चुनाव का जो तंत्र होता है, वह लोकतंत्र या जनतंत्र न होकर राजतंत्र बन जाता है। और इस प्रकार के लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधि तंत्र है, और इसमें समस्त जन समुदाय की सद्भावना और सद्विचार प्रकट करते हैं लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। संसद क्या क्या चीज़, तो संसद लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों मिल करके संसद बनता है, और संसद में ही कानून का निर्माण होता है, कानून बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, तो उस प्रतिनिधियों को जो राष्ट्रीय सभा होता है, उसे ही संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधानसभा कहते हैं। राज्य स्तर पर जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है, उसे विधानसभा कहा जाता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधियों की जो सभा होती है, उसे संसद कहा जाता है। और राज्य स्तर पर जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है, उसे विधानसभा कहते हैं। कानून बनाने अथवा विधि निर्माण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा को विधायिका कहते हैं। कानून बनाने वाले या फिर विधि निर्माण के लिए जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा को ही विधायिका
कहते हैं जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ही कानून बनाने का अधिकार है। जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं वही प्रतिनिधि का अधिकार है कानून बनाने का, जो संसद में जाते हैं। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। राज्यसभा ऊपरी सदन हुआ और लोकसभा निचली सदन। तो लोकसभा को निचली सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। लोकसभा को निचली सदन कहते हैं। सरकार के उस निकाय को जिसमें मंत्री शामिल रहते हैं उसे मंत्री परिषद कहते हैं। सरकार का उस निकाय जिसमें मंत्री परिषद शामिल होते हैं उसे मंत्री परिषद कहते हैं। संसद सदन के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सदन के 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन होता है क्योंकि वह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन होता है क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है जो हर 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद वह भंग हो जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है और 5 वर्ष के बाद यह भंग हो जाता है। तो लोकसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जो बहुमत वाली पार्टी होती है और उस पार्टी का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। किसी लोकसभा में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा को ही सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि होती ही है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है। यही लोकतंत्र द्वारा मंत्री चुन करके जाते हैं जिसे जनता चुनती है और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। जनता की जो इच्छा होती है उसे उस इच्छा को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। जो प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे वही अंतिम निर्णय माना जाता है। विभाग के विवाद के मामले में सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। सरकार का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री और उनका व्यापक अधिकार होता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जो लोकसभा में काम करते हैं लोग उन्हें सिविल सर्वेंट कहा जाता है। जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जनता द्वारा जो एक खास अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जिसमें अस्थायी कार्यपालिका जिसको लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है और इसमें सभी नौकरशाह शामिल हैं। प्रधानमंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। परिषद का मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच का कड़ी का काम प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को निचली सदन कहते हैं और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। लोकसभा में 552 सदस्यों की संख्या होती है कुल, और जबकि राज्यसभा में 245 कुल सदस्य की संख्या होता है और जिसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। SEBC का पूरा नाम लिखिए। SEBC, तो SEBC का पूरा नाम है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत की केंद्र सरकार SEBC के बारे में अगर हम लोग जानें तो भारत की केंद्र सरकार अपने नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर अनपिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर
केंद्र सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को वर्गीकृत करती है, अलग करती है और इन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की संज्ञा दी जाती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने SEBC की पहचान कर उन्हें आरक्षण की पेशकश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 1980 में मंडल आयोग द्वारा सुझाव जो दिए गए थे, सुझाए गए उपाय में एक प्रमुख सिफारिश क्या थी? तो इसमें जो 1980 में मंडल आयोग द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसमें से एक प्रमुख सिफारिश था। 1980 मंडल आयोग द्वारा जो सुझाव दिया गया था उसमें प्रमुख सिफारिश था सरकारी नौकरियों में सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 27% का आरक्षण। पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण देना इसका मुख्य सुझाव में से एक सुझाव था जो मंडल आयोग द्वारा 1980 का मंडल आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था। तो मंडल आयोग क्या है? तो तत्कालीन जनता की सरकार, जो उस समय जनता की सरकार थी, मंडल आयोग जिस समय लागू किया गया था 89 में, 1979 में इसको लागू किया गया था। 1980 से पहले, एक साल पहले इसको लाया गया था। इस आयोग को 1980 में इसको सिफारिश दिया गया था। तो तत्कालीन उस समय जनता की सरकार थी, तो जनता की सरकार द्वारा ही स्थापित किया गया यह मंडल आयोग था और इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं धार्मिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष श्री बिंदेश्वरी प्रसाद थे, जिसमें एक सिफारिश में से मुख्य सिफारिश था कि 27% आरक्षण देना सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को। सरकारी निर्णय से उठाने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सरकारी निर्णय से उठने वाले जो विवाद होते हैं उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश सबसे वरिष्ठ हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ हैं, 11 न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 33+1 होता है। 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? तो सर्वोच्च न्यायालय मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की। कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। जो मंडल आयोग द्वारा घोषणा किया गया था उसको आदेश जारी करके कैबिनेट उसको घोषणा को लागू किया। राष्ट्रपति 27% आरक्षण देने का फैसला किए और सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया। तो ये आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का काम, कैबिनेट और राष्ट्रपति और सरकारी अधिकारी का काम है। जो सर्वोच्च न्यायालय मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की औपचारिक घोषणा की और कैबिनेट घोषणा को लागू करने का आदेश जारी किया और राष्ट्रपति 27% आरक्षण देने का फैसला किए, सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिया। अब है सर्कुलर जारी कौन करता है? तो सर्कुलर को जारी सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ही सर्कुलर को जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना जरूरी होता है। अगर लोकसभा के में बहुमत प्राप्त नहीं है, समर्थन प्राप्त नहीं है, तो उसे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री वही बनता है जिसको लोकसभा के सदस्यों को बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। मंडल आयोग को क्या जिम्मा सौंपा गया? तो मंडल आयोग को भारत के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करना और पिछड़ापन दूर करने का उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था मंडल आयोग को, जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद। मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद। OM नंबर 36012/31/90 कब तैयार हो गया? तो 13 अगस्त 1990 को OM नंबर को तैयार किया गया था। 13 अगस्त 1990। सरकार पर नागरिकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? तो सरकार पर नागरिकों के प्रति
नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। सरकार को यह जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे, प्रत्येक नागरिक को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। संस्थाएं किसे कहते हैं? तो सभी आधुनिक लोकतंत्र देशों में कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है और ऐसी व्यवस्थाओं को ही संस्था कहा जाता है। संस्था के बारे में हम लोग इससे पहले भी जाने कि संस्था किसको कहते हैं। तो संस्था जो है सभी लोकतांत्रिक देश में काम को देखने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, तो उस व्यवस्था को ही हम कोई भी प्रक्रिया या कार्य करने का जो नियम होता है उसी को देखभाल करने वाले को हम संस्था कहते हैं। यानी सामाजिक समूह की कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। अगर दूसरे शब्द में इसको समझा जाए तो इसे हम समितियों का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ समितियों के कार्य करने के कुछ समान नियम तथा कार्य प्रणाली को भी हम एक समिति को तो निर्माण करते ही हैं और उस समिति को चलाने के लिए कुछ कार्य प्रणाली और उसके कुछ समान नियम को भी हम तय करते हैं। जब इस नियम को अस्थायी रूप दे दिया जाता है और यह कार्य प्रणाली या कार्य विधि समाज द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तब हम इस नियम एवं कार्य प्रणाली को ही हम संस्था कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संस्था क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच जो वाद विवाद होता है उससे सुलझाया जाता है, उसे ही सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। किस कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती है? तो कोई भी फैसला लेने से पहले लोग से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन यह संस्थाएं बुरा फैसला ले पाना मुश्किल बना देते हैं। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर ज़्यादा जोर देती है। यही कारण है कि लोकतांत्रिक सरकार संस्था पर ज़्यादा जोर देती है। हर लोकतंत्र में सर्वोच्च राजनैतिक अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभी ही जनता की ओर से सर्वोच्च राजनैतिक अधिकार का प्रयोग करती है। संसद और विधानसभा किसे कहते हैं? तो भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहा जाता है। जो राज्य स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर प्रतिनिधियों की जो सभा होता है उसे विधानसभा कहते हैं और राष्ट्र स्तर पर जो प्रतिनिधियों की सभा होता है उसे संसद कहते हैं। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। संसद का ही पूरा अधिकार है कानून बनाने का। विधायिका किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, विधायिका किसे कहते हैं? कानून बनाने अथवा विधि निर्माण का काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहा जाता है। यानी वैसी सभा जिसमें कानून का निर्माण और विधि का निर्माण होता है उसे ही विधायिका कहते हैं। चैम्बर या सदन किसे कहते हैं? तो संसद की भूमिका व अधिकारियों को दो हिस्सों में बांटा गया है, इन्हें ही चैम्बर या सदन कहते हैं। जो दो हिस्सा बांटा गया है उसी को ही हम चैम्बर या सदन कहते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। पहले तथा दूसरे सदन के सदस्य किस तरह से चुने जाते हैं और क्या करते हैं? तो पहले सदन के सदस्य समानतः सीधे जनता द्वारा, लोकसभा के सदन, पहले सदन कहने का मतलब है लोकसभा के सदस्य, जो निम्न सदन जिसको कहा जाता है, और राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है। तो पहले सदन के सदस्य समानतः सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं, और दूसरे सदन के सदस्य परोक्ष रूप से चुने जाते हैं तथा कुछ विशेष काम करते हैं, यानी जनता सीधे इन्हें नहीं चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दूसरे सदन का समान काम क्या है? तो दूसरे सदन का समान काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र तथा संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। विभिन्न प्रकार के राज्य और क्षेत्र और संघीय इकाई जो होते हैं उनके हित का निगरानी करना इनका दूसरे सदन का समान काम होता है। अपर हाउस किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा।
लोकसभा किसको नियंत्रित करती है? तो लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। उच्च निकाय का सरकारी नाम बताओ जिसमें 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 सारे मंत्री शामिल हैं। तो जिसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं उसको मंत्री परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस कारण संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का, नहीं राज्यसभा का और न लोकसभा का, किसी भी सदन का वे सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का यहाँ हस्ताक्षर होना जरूरी होता है, तभी राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही यह लागू होता है। तो भारत का राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए संसद के सभी फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू किए जाते हैं। यानी संसद में जितने भी फैसले लिए जाते हैं, अगर उसमें राष्ट्रपति मंजूरी नहीं देंगे तो उसको लागू नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वह लागू होता है। किसी लोकतंत्र में, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, किसी लोकतंत्र देश में कार्यपालिका को कितने सदन होते हैं? कार्यपालिका में, तो किसी लोकतंत्र देश में कार्यपालिका के 2 सदन होते हैं, 2 भाग होते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। तो राजनैतिक कार्यपालिका जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहा जाता है, जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित होता है। और अस्थायी कार्यपालिका जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। सिविल सर्वेंट या नौकरशाही किसे कहते हैं? तो लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। जो लोक सेवा में काम करते हैं लोग, उन्हें ही सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, मंत्री किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली क्यों होता है? तो नौकरशाह अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक जानकारी और महारत होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले नौकरशाह और सलाहकार को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि मंत्री किसी नौकरशाह से अधिक प्रभावशाली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्या कारण है कि मंत्री ही सारे फैसले करते हैं? तो किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है और मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है, और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। अपने फैसले के नतीजे के लिए वह लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, इसलिए मंत्री ही सारे फैसले करता है। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रकार लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं? तो दरअसल ऐसा प्रत्येक संगठन में होता है जो पूरे मामले को अच्छी तरह समझते हैं, और वे ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते, विशेषज्ञ केवल रास्ता बताते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति, निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए रखने वाले व्यक्ति मंजिल के बारे में फैसला करते हैं। विशेषज्ञ तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, लेकिन फैसले लेते हैं। फैसला लेने का काम है व्यापक नजरिए रखने वाले व्यक्ति की। राष्ट्रपति किस नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जो लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी होती है या फिर पार्टी के जो गठबंधन के नेता होते हैं, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन किस पार्टी के होते हैं? तो आमतौर पर मंत्री आमतौर पर उसी पार्टी का गठबंधन होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यानी मंत्री उसी पार्टी का गठबंधन होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 34, कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी पार्टी का गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री परिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है और इसमें लगभग 20 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री में लगभग 20 मंत्री होते हैं जो सत्ताधारी पार्टी का गठबंधन की पार्टियों का वरिष्ठ नेता होते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी होता है उसके वरिष्ठ नेता होते हैं
इसमें। और ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले लेने के लिए बैठक करते हैं और इस तरह कैबिनेट परिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें लगभग 20 मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री राज्य मंत्री आमतौर पर छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं, किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेते हैं। उनको जब आमंत्रित किया जाता है तो वह कैबिनेट के हिस्सा में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रालयों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। क्या कारण है कि अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा गया है? तो सभी मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, अतः फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसलिए अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र की सरकार को कैबिनेट का रूप कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के अधिकार लिखिए। तो प्रधानमंत्री के अधिकार में पहला अधिकार है सरकार के प्रमुख नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। विभाग के विवादों के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को काम का विवरण और पुनर्वितरण करता है और उससे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 39, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो उसका इस्तीफा कौन देता है? तो मंत्रिमंडल। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर। राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति कहने के लिए सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालिका का भूमिका निभाते हैं। तो स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की तरह ही है, जिसका काम अलंकारिक अधिकारी होता है। राष्ट्रपति देश को सभी राजनीतिक संस्थाओं का काम पर निगरानी रखता है ताकि वह राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर काम करे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इसे स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालिका की यानी नाम मात्र का ही कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति व भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों को चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों के राजदूतों आदि को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति कौन चुनता है राष्ट्रपति को? तो संसद सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस कारण के सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के नियंत्रण में नहीं, न्यायाधीश सरकार के निर्देश सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते। इसी कारण सभी आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होते। 45 नंबर क्वेश्चन, न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए कौन कौन से न्यायालय होते हैं? तो भारतीय न्यायपालिका में संपूर्ण देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसकी सलाहों से नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48, जनहित याचिका किसे कहते हैं? तो जनहित याचिका उसे कहते हैं जो सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठोस पहुंचाने पर कोई भी अदालत जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उसको
अगर उसको किसी प्रकार की ठेस पहुंचाया जाता है तो इसे वह अदालत जा सकता है और इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय देश में किसको नियंत्रित करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक न्यायपालिका कौन सा है? तो दुनिया के सर्वाधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक न्यायपालिका है भारत की न्यायपालिका, जो दुनिया का सर्वोच्च प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है, भारत की न्यायपालिका। तो ये थे आज के हमारे आज का हमारा क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर संस्थाओं का कामकाज चैप्टर 5, जिसको हमने देखा, उसके पॉइंट को और उसके क्वेश्चन को। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।